Hello students, welcome to class 9th history and we are on to our second chapter and a good one. So the chapter is socialism in Europe and the Russian Revolution. We have already done French Revolution and we discussed this word revolution. तो पहले समझना है कि what is revolution, then we know Russia is a country, you know what is revolution. Revolution is something, a change in your society which not only affects your neighbor but across the whole world. तो जो कुछ बदलाव आपकी सोसाइटी में आएगा, आपके देश में आएगा, ना ही सिर्फ आपको इंपैक्ट करेगा, आपके नेबर्स को भी करेगा और पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाएगा. सो कुछ तो रशिया में हुआ है जिसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे रहा. एंड दे आर सेइंग सोशलिज्म इन यूरोप, अ न्यू टर्मिनोलॉजी. कुछ नया हो रहा है. सोशलिज्म अ सोसाइटी बेस्ड ऑन शेयरिंग. अब ये चैप्टर समझ लीजिए कि बिल्कुल थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेवेंट होगा, थोड़ा सा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से होगा और ये सबसे लास्ट रेवोल्यूशन है. अगर हम आपको बताएं तो वी हैव अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वन वेरी बिग इवेंट जो रेवोल्यूशन माना जाता है. देन वी हैव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज आई, उसका इंपैक्ट क्या हुआ, जिस देश में आई उसमें तो हुआ ही पर पूरे देश पर उसका एक अच्छा और एक बुरा असर रहा. उसके बाद आया फ्रेंच रेवोल्यूशन, यू गॉट डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, एवरीथिंग. नाउ लास्ट इज रशियन रेवोल्यूशन. तो इसका इंपैक्ट क्या था, किस पर था, कैसा था, क्या हुआ और पूरे वर्ल्ड में जो चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एज एन वर्कर, आप यहां पे पढ़ेंगे. See, after this revolution, because what they are talking about is the age of social change, which is in 19th century, in the beginning of 19th century. After the revolution, individual right and social power began to be discussed, not only in Europe, but the rest part of the Asia. Understand the line. They are saying not only in Europe, but the rest part of the Asia, matlab including Europe and Asia. You know, we were colonized. We were under their control. So if anything happening in Europe, they are going to bring that thing in Asia. So keep that in mind. So the same thing, the second line is dependent on that. जो previously मैंने आपको कहा, colonial development reshaped the idea of societal changes. जैसे जैसे कॉलोनीज आई और बढ़ी एशिया में, वैसे ही सोसाइटी का फॉर्मेशन का चेंजेस बदलने लगा. और इन्फ्लुएंस क्या है, कॉलोनियल रूल. इंडिया में भी आप देख रहे हो ना सोसाइटी में कितने चेंजेस आए, बिकॉज ऑफ हुम, बिकॉज ऑफ ब्रिटेन. तो पूरे एशियन कंट्रीज में एक यूरोपियन इंपैक्ट रहा है बहुत लंबे टाइम तक. और रशिया इज एन यूरोपियन कंट्री, सो इफ एनीथिंग इज हैपनिंग इन रशिया will definitely impact not only Europe but the rest of the world too, which is our chapter. Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful idea that shaped the society. Look at this picture. अगर हम जब भी ये पिक्चर्स की बात करते हैं, it's a fist raised up high. What does it represent? कुछ अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं. एक होता है पावर, एक होता है आस्किंग समथिंग, डिमांडिंग समथिंग, रेजिंग योर हैंड. एक डायलॉग याद आता है मुझे हिंदी मूवी का, ये मजदूर का हाथ है कात्या, लोहे को बदल के उसका आकार बदल देता है, या लोहे को पिघला कर उसका आकार बदल देता है. मजदूर. इस चैप्टर में आप मजदूरों पे फोकस करोगे सबसे ज्यादा. बी अ वर्कर, because the change which came in this section is insignificant. और बहुत इंपॉर्टेंट होगा. अगर आप दूसरा सेक्शन बनना चाहो तो आप फार्मर्स बन सकते हो, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें बेस जो रखना है वो वर्कर को और फार्मर्स को रखना है. देन द पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस, कीपिंग दीज टू पीपल इन माइंड. सो आवर टॉपिक इज लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. क्या है ये? इट्स आइडियोलॉजी, इट्स मेंटेलिटी ऑफ पीपल. सोसाइटी में अलग अलग सोच के लोग होते हैं, उनमें से कुछ होते हैं लिबरल्स, कुछ होते हैं रेडिकल्स और कुछ होते हैं कॉन्जर्वेटिव्स. फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने दो पढ़े हैं, लिबरल्स और कॉन्जर्वेटिव. रेडिकल्स नहीं पढ़ा, वो आप यहां पढ़ोगे. बट देन एवरी कंट्री हैज सम और दी डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल एस्पेक्ट एज वेल एज थिंकिंग. तो यहां पर देखते हैं कि ये लिबरल्स कौन है, रेडिकल्स कौन है, कॉन्जर्वेटिव कौन है. आपके इस चैप्टर में अगर सबसे शुरुआती पार्ट में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो यही तीन है. यू विल गेट डिफरेंशिएशन, दे कैन आस्क यू फॉर 3 marks ओनली वन ऑफ दीज और अ कंपैरिजन. सो लेट्स सी व्हाट दे से. सी ऑल ऑफ देम वांट सम चेंज इन सोसाइटी, कीप दैट वन थिंग इन माइंड. एंड इट्स एन आइडियोलॉजी. कोई पुराने सोच के हैं, कोई अभी के हैं, कोई फ्यूचरिस्टिक हैं.
किसी को बहुत जल्दी चाहिए, किसी को आराम से चाहिए, किसी को चाहिए ही नहीं। आप ऐसे समझिए, आप अपने आप को, अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को इन ब्रैकेट्स में रख लीजिए और आप बहुत अच्छे से ये टॉपिक याद रख सकते हो। सो लिबरल्स वर द पीपल हु अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। We are in Russia. So the people who were liberals, who had this freedom mentality, they did not wanted the power to be in hands of monarch. Dynastic succession है, बिल्कुल राजा से अपने बेटे पे पावर जा रहा है। एक चीज याद रखिए, अगर आपको राजा नहीं चाहिए तो आपको कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए? आंसर है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बिल्कुल वही है। They argued for representative form of government. What is representative form of government? It's a democratic form of government, parliamentary form of government. तो आपके आंसर बिल्कुल रिलेवेंट हो जाता है। इनको डायनेस्टिक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए? चाहिए हमें रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। ये लिबरल्स हैं, दे वॉन्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट दे डू नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो टॉपिक आती है कि व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? इट्स राइट टू वोट इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, हाइट, वेट। इंडिया में भी है ना अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, तो ये भी वही है। पर अगर इन्हें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं चाहिए तो कहाँ गड़बड़ है? दे डू नॉट बिलीव इन गिविंग वोटिंग राइट और इक्वल पॉलिटिकल राइट टू विमेन। ये बड़े अजीब किस्म के लिबरल्स हैं, वेर इन they do not want to give equal political right to women। तो बढ़ते हैं दूसरी ग्रुप पर और दूसरी आइडियोलॉजी पे, रेडिकल्स। और दोनों में आप देखना कंपैरिजन चेंज क्या है, बहुत माइन्यूट सा चेंज है। सी, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। अब सब लोगों को तो आप नहीं रिप्रेजेंट करा सकते हो, सारे लोग गवर्नमेंट बना नहीं सकते हैं। इन शॉर्ट दे ऑल्सो वॉन्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ज्यादातर मेजॉरिटी को फोकस करे वैसी गवर्नमेंट दे वांट। दे सपोर्टेड द प्रिविलेजेस एंड सफोगेट मूवमेंट। दैट मीन्स दे वांट वोट, दे वांट राइट टू वोट फॉर एवरीवन। ये बहुत डिफरेंस है लिबरल्स में और रेडिकल्स में। दे वांट इक्वल वोटिंग राइट टू मेन एंड वुमेन। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को दे आर सपोर्टिंग, बट whom they are opposing then? They are opposing dynastic rule, they do not want monarch, and they oppose the privileges of landlords, wealthy factory owners. ज़्यादा पैसा, ज़्यादा वेल्थ इन्हीं के पास है accumulated, so they do not want that. They want ये सारी चीज़ें जो है सेग्रीगेट हों, नीचे के लेवल तक पहुँचें, मजदूरों तक पहुँचें, फार्मर्स तक इसके बेनिफिट पहुँचें. They were not against the existence of private property but disliked that the concentration of property in the hands of few. ये वो नहीं बोल रहे कि हम आपकी सारी प्रॉपर्टी छीन के हमें दे दो, बट दे डू नॉट वांट कि कुछ लोगों के पास ही सब कुछ हो. अब एक सिंपल सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ एज एन स्टूडेंट कि आपको रेडिकल्स में और लिबरल्स में डिफरेंस क्या रखना चाहिए. लिबरल्स जो होते हैं दे वांट चेंज बट दे आर ओके विद स्लो एंड स्टडी चेंज. रेडिकल्स जो होते हैं दे वांट सडन चेंज. दैट्स द ओनली डिफरेंस. ये रेडिकल जो है वो बच्चा है जिसको अगर पेरेंट्स प्रॉमिस करें कि हम आपको आइसक्रीम खिलाएंगे अगर आप हमारे साथ जाओगे और ये काम करोगे, और अगर आप बाहर ले गए, तो रेडिकल वो बच्चा है जो ज़मीन पे लौटने शुरू हो जाए कि मुझे अब भी आइसक्रीम चाहिए, अब भी आइसक्रीम चाहिए, अब भी आइसक्रीम चाहिए. लिबरल वो बच्चा है जिसको आइसक्रीम चाहिए, आप दिन में कभी भी दे दो एंड ही इज़ हैप्पी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पीपल. तो कॉन्जर्वेटिव कौन है? कॉन्जर्वेटिव are the people who do not want big changes or who do not want changes at all. They are okay with whatever system they were living with. They are okay with dynastic rule. They were okay with the social structure they had. उनको बहुत बड़े changes नहीं चाहिए. But as I said, you have already learned about American War of Independence, French Revolution. तो सोसाइटी में बहुत बड़े changes आ चुके थे. And conservatives were not the people who were untouched about this. So they wanted the changes, but slow study. पर उन्हें जो था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो भी हमें मिला वो ले लो, बट राजा होना चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसे पहले था. तो कंजर्वेटिव वो होते हैं पुरानी आइडियोलॉजी, पुरानी माइंडसेट के लोग. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो इंडिया वी से ना दिस फैमिली इज़ वेरी कंजर्वेटिव और दीज पीपल आर वेरी कंजर्वेटिव माइंडसेट.
अगर आप लड़कियां जीन्स पहनेंगी तो दे माइट नॉट लाइक, स्कर्ट्स पहनेंगे दे विल नॉट एक्सेप्ट दिस, रात को बहुत लेट घूमने जाओगे कहीं दे विल नॉट लाइक दिस। कॉन्जर्वेटिव वो होते हैं। लिबरल्स इट्स ओके, जीन्स वगैरह क्या है, ये तो वेस्टर्न आउटफिट है। रेडिकल्स सब सडन चेंज, कल वहाँ ये हुआ है तो मुझे भी ये चाहिए। ये तीन मेंटालिटी हैं जो कि रशिया में थी। और आप याद रखिए दुनिया में जो भी चेंज होगा वो लाने वाले लिबरल्स ही होंगे और एजुकेटेड मिडिल क्लास ही होगी, बिकॉज दे नो वॉट दे आर लैकिंग एंड दे नो वॉट्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, सो दे डू नॉट वॉन्ट टू मिस आउट ऑन एनी प्रोग्रेसिव थिंग। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस, बार बार सोशल चेंजेस की बात होगी, बट अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इनकी इकोनॉमी से रिलेटेड। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है तो वो कब हुआ, कैसे हुआ, क्या बदलाव आया। सी political trends were sign of new time. Interesting line. It's a country which was ruled by king, czar. यहां पर अगर पॉलिटिकल चेंज आ रहे हैं तो इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ चेंज। अब हमने इतने लोगों की मेंटालिटी पढ़ी है तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, तो वो बदलाव दिख रहे हैं। नाउ न्यू सिटी स्टार्टेड कमिंग अप, व्हाई, बिकॉज दे बिकम इंडस्ट्रियल। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत अच्छा असर पड़ा रशिया पे, वो जो चेंज था वो एक्सेप्ट हुआ। सो रेलवे लाइन केम एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड। धीरे धीरे रशिया भी इंडस्ट्रियल कंट्री बन गया। रिमेंबर फर्स्ट इंडस्ट्रियल कंट्री इज इंग्लैंड। फ्रॉम इंग्लैंड द इंडस्ट्रीज वेंट टू फ्रांस एंड जर्मनी। सो वेस्ट यूरोप was far more developed and industrial as compared to Russia. And Russia being the largest empire, still वो इंडस्ट्रियल नहीं थे, वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी उनकी। तो आप सोच सकते हो कि बाकी कंट्री से ये थोड़े बैकवर्ड ही हैं। लोग, नॉट द किंग। सी इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट men, women and children to factories। क्यों? घूमने के लिए नहीं, वर्कर्स। अब आपको वो कह रहे हैं कि वर्कर्स कौन कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो एवरीवन, द होल फैमिली इज वर्किंग इन इंडस्ट्री। मैं कुछ काम करूंगी, मेरी वाइफ कुछ काम करेंगे, मेरे बच्चे कुछ काम करेंगे। वेजेस, यू कैन इमेजिन हु विल बी अर्निंग गुड वेजेस, मेन। वुमेन उससे कम, और चिल्ड्रन उससे भी कम। वॉट अबाउट वर्किंग आवर्स? सेम फॉर ऑल, ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। सी अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन। देखिए इंडस्ट्री जैसे आ जाएंगे, आप ये मत उम्मीद कीजिए कि एवरीवन विल गेट द जॉब। डेफिनेटली आपको ट्राई करना होगा, और नॉट एवरीवेयर देयर आर इंडस्ट्रीज। सो वेर एवर देयर इज एन इंडस्ट्री देयर इज अ माइग्रेशन, पीपल विल माइग्रेट। मोर एंड मोर माइग्रेशन, दैट मीन्स मोर एंड मोर जॉब यू नीड टू ऑफर, बट ऑलवेज माइग्रेशन एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ जॉब अवेलेबल। आप ये ध्यान रखना। हाउसिंग प्रॉब्लम होगी, लोग माइग्रेट होकर आएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि मैं जैसे ही शहर पहुंचा वो मेरे लिए 3 BHK सी फेसिंग बंगलो रेडी है। आई वोंट गेट दैट because I'm an migrant. I myself is a poor. I don't have money in my village. That's the reason why I'm moving to city to work in industry and I can make some money. तो housing is the next big problem. अब आपको पता है कि इंडस्ट्री होने से क्या होगा, आपको जॉब मिलेंगे बट कम होंगे, हाउसिंग इश्यू होगा, माइग्रेशन बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अब लिबरल्स और रेडिकल्स जो हैं, दे वांट द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज less wages, more working hours and poor housing facilities and poor working conditions. And we want change. We means liberals and radical. देखते हैं क्या changes लाए और कैसे लाए। Now liberals and radical made wealth through trade and industrial ventures. अब बड़ा ट्विस्ट सी लाइन है, ये कह रहे हैं कि लिबरल्स और रेडिकल्स ने बहुत सारी वेल्थ बना ली थ्रू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेंचर्स। तो इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है? वो लिबरल्स हैं और रेडिकल्स हैं। पैसे उन्होंने बना लिए, मैंने कहा ना एजुकेटेड है, जिसमें सारे प्रोफेशन आते हैं, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एंड दे मेक गुड मनी। नाउ व्हेन दे मेक गुड मनी, दे मेड बाय ट्रेड। आप चाहोगे कि आप ज़्यादा वेजेस दे दो, ज़्यादा वेजेस दोगे तो आपका नुकसान है, जितना ज़्यादा हाउसिंग आप करोगे तो आपका लॉस है। कहीं ना कहीं लिबरल्स और रेडिकल्स के हाथ में ही सब कुछ था, और बदलाव भी सोसाइटी में उन्हें ही लाना है। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया, रेवोल्यूशनरीज ओवरथ्रू एग्जिस्टिंग मोनार्क। हर जगह पे जो भी राजा है वहाँ का एग्जिस्टिंग, दे वर ओवरथ्रोन। नेशनलिस्ट टॉक्ड अबाउट रेवोल्यूशंस टू क्रिएट नेशन विद इक्वल राइट। एवरीवेयर इन दिस कंट्री they are fighting for equal rights. What do we got by French Revolution? Equality in society.
एवरीवेयर इन यूरोप दिस इज हैपनिंग। तो चाहे अब आप रेडिकल हो या फिर लिबरल हो, चाहे आप ही क्यों ना इंडस्ट्रियल ओनर हो, पर सोसाइटी में अगर इक्वालिटी लानी है तो यू कैन नॉट इग्नोर योर वर्कर्स। दिस इज वॉट दिस पार्ट इज। मूविंग अहेड, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। तो ये सोशल स्ट्रक्चर कैसे बना वो हम देखते हैं। Mid 19th century, socialism was well-known body of ideas that attracted widespread attention। हर जगह सबको ये लगने लगा कि एक सोसाइटी है एंड सोसाइटी एवरीवन शुड बी इक्वल एंड दे शुड शेयर द वेल्थ। पर आप वेल्थ कभी नहीं शेयर करोगे अगर आपके पास ज़्यादा है। पर आप वेल्थ बनाओगे कैसे? यू विल बी मेकिंग योर वेल्थ और योर फॉर्च्यून विद द हेल्प ऑफ अदर्स, बट नेवर एवर यू विश टू गिव देम द शेयर दे वॉन्ट। आप कभी खुश नहीं होगा। आप कोई भी बन जाइए, आप इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाइए या आप वर्कर बन जाइए, और डिमांड फॉर राइज इन सैलरी विल नेवर गो लो। आप हमेशा ज़्यादा ही चाहोगे। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये बहुत बड़े इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। दे नेवर वांटेड कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, क्योंकि शेयरिंग होगा तो कॉमन चीज़ें ज़्यादा होंगी और ज़्यादा अच्छा ईल्ड होगा अगर वो एग्रीकल्चर है, और अगर इंडस्ट्री होगी तो भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, बिल्कुल कोऑपरेटिव जैसा थोड़ा बहुत। आगे हम वो भी पढ़ेंगे। इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट। जहाँ तक रशिया की बात है तो एक फैक्ट है कि लगभग टिल 1990s रशिया के पास जो लैंड था, एग्रीकल्चर लैंड, वो पूरा गवर्नमेंट का ही था। लोगों तक प्रॉपर्टी नहीं पहुंची थी अच्छी तरीके से। तो बहुत चेंजेस आए हैं इस कंट्री में। ये इकलौती कंट्री है जो पहले रिच थी, फिर पुअर हुई, फिर रिच हुई, फिर पुअर हुई। तो काफ़ी साइक्लिक हैं इसके, अप एंड डाउन स्केल्स हैं इसके। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। सोशलिस्ट का विजन डेफिनेटली दूसरों से अलग होगा। जो लिबरल्स, देखिए सोशलिस्ट मतलब इसमें लिबरल्स भी होंगे, रेडिकल्स भी होंगे, बट ये इकोनॉमिक माइंडसेट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप में ये कुछ लोग हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने एक्चुअली आपको वो आइडिया दिया है। आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में वी वर टॉकिंग अबाउट जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। वैसे ही यहाँ पर कुछ लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वन इज रॉबर्ट ओवन। ना ही इज नॉट द ब्रदर ऑफ माइकल ओवन, एन इंग्लिश फुटबॉलर। ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर है। मतलब कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी देखिए। ही सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना। इट्स अ प्लेस इन यूएसए। देखिए क्या बनाना चाहते हैं, कोऑपरेटिव कम्युनिटी, विच मीन्स कम टुगेदर, पूल इन थिंग्स, लेट्स डू बिजनेस एंड देन टेक अप द शेयर। ये है कोऑपरेटिव कम्युनिटी। अब सोशलिस्ट क्या सोच रहे हैं? सोशलिस्ट फेल्ट दैट द कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। ये भी सही है। इफ गवर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट देन कोऑपरेटिव्स खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या फिर सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नाउ दे डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट शुड एनकरेज द कोऑपरेटिव्स। हु? सोशलिस्ट एज वेल एज द इंडस्ट्रियलिस्ट। क्योंकि इसमें कैसा होता है बेटा, पूल इन है। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा पैसा पूल इन होगा, उतना बड़ा वेंचर हो सकता है आपका। हाँ, सबसे अच्छी बात, अगर लॉस हुआ तो शेयर करने वाले भी ज़्यादा होंगे। इट्स जस्ट लाइक वी आर राइडिंग अ बाइक। 3 लोग हैं, अगर गिरेंगे तो बीच वाले को थोड़ा कम लगेगी, या जैसे भी गिरोगे उसको थोड़ा कम लगेगी। यहाँ पे मेंटालिटी वैसी ही है। सो रॉबर्ट ओवन का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। आगे आते हैं लुई ब्लांक। ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इनकी आइडियोलॉजी क्या है? wanted that government should encourage cooperatives and replace capitalist enterprises। अब ये capitalist enterprises क्या होता है? If I have lot of money, I'll invest into one venture and I'll start by my own, individual, अकेला, बहुत सारा पैसा लगा के। वो होता है capitalist venture। इन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट को इंटरफियर करना चाहिए और कोऑपरेटिव्स को ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए। तो याद रहिए, लुई ब्लांक और ओवन चाहते थे कि कोऑपरेटिव प्रोग्रेसिव हों, और शायद फ्यूचर भी वही था। These cooperatives were to be associated with the people. Now who are these people? Who produce goods together and divide the profit among themselves according to their contribution। समझ रहे हो आप क्या कह रहे हैं? पैसे पूल करो, चीज़ शुरू करो, जब प्रॉफिट आए तो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वो पैसे आप ले लो, बांट लो। एक अच्छी सोच है, और अभी चलते भी हैं ये कंट्रीब्यूशन। बट ये सोचिए पहली बार हो रहा है। क्योंकि ये पहली बार हो रहा है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। शायद ये चीज़ें आप पहले से जानते हो। आते हैं दूसरी एक बहुत फेमस पर्सनालिटी पे। ये आप सभी जानते हैं, कार्ल मार्क्स हैं। दूसरे हैं फ्रेडरिच एंजल। इनके मिल्स हैं। ही इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्रियलिस्ट।
सो फेडरिक एंजल्स एडेड अनदर आइडिया. अब ये थोड़ा आर्ग्यूमेंटिव हो गया थोड़ा सा. कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट. अब ये अलग ही ट्विस्ट दे दिया इन्होंने कहा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कैपिटलिस्ट ही हैं. वो जब इंडस्ट्री शुरू करते हैं तो वो चाहते कि सारी की सारी वेल्थ उनकी ही रहे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट शेयर उनका हो. दैट्स व्हाट ही बॉट इनटू नोटिस. कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स. मैंने कहा ना, मैंने पैसे लगा दिए, मैंने फैक्ट्री शुरू कर दी, काम कौन करेगा? वर्कर्स. वर्कर मेहनत मजदूरी करेंगे और मेरी प्रॉफिट बढ़ाएंगे. और प्रॉफिट कौन ले जाएगा? मैं. हैव यू एवर हर्ड एनी इंडस्ट्री शेयरिंग प्रॉफिट? बट ऑब्वियस वो बहुत कम होता है, बट देन उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे ये चाहते थे सोसाइटी में. बिकॉज सी इंडस्ट्रियल सोसाइटी आके लगभग 100 ईयर्स हो चुके हैं एंड दे हैव सीन कि व्हाट ऑल चेंजेस हैव कम अक्रॉस. तो दे वांटेड दैट वर्कर शुड गेट द शेयर. इसीलिए ये नई आइडियोलॉजी मार्केट में इन्होंने फ्लोट की है. द कंडीशंस ऑफ वर्कर कुड नॉट बी इम्प्रूव्ड एज मोर एंड मोर प्रॉफिट इज टेकन अप बाय द ओनर्स. अगर आपको वर्कर्स की कंडीशन सुधारनी है तो आपको उन्हें अच्छा पे करना पड़ेगा. बट अगर मैं अच्छा पे करूंगा तो आई एम टेकिंग अ कट ऑन माई प्रॉफिट विच आई डोंट वांट. ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का. कार्ल मार्क्स, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी. इन्हें बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं कंपेयर टू फेडरिक एंजल्स और ओवन और मॉन्ट ब्लैंक. बट इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ही है जो कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाता है, इसलिए ज़्यादा फेमस है. He believed that to free themselves from the capitalist exploitation, workers have to construct a radical society. Workers को साथ आना होगा और फिर डिमांड रेस करने होंगे. And they have to stand for the demands. ऐसा नहीं कि डिमांड रेस की और फिर you back off. वो नहीं हो सकता है. He was convinced that workers would triumph in their conflict with the capitalists if they stay together. Because whose number is big? Workers. Capitalists are less in number, but they are powerful because they have money and to a large extent they run the show, they run the government. A communist society was the natural society of the future. ये कार्ल मार्क्स का कहना है कि फ्यूचर कम्युनिस्ट सोसाइटी का होगा. And honestly, today, looking at the progress of China, yes, people have started believing that future इन्हीं का है and they are in communist government. सो सपोर्ट फॉर द सोशलिज्म स्पेशली इन 1870s. ये एक चेंज आया पूरे सोसाइटी में जहाँ सोशलिस्ट सोसाइटी को और आइडियोलॉजी को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है. टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी नोन एज सेकेंड इंटरनेशनल. देखिए, सिर्फ जर्मनी में या सिर्फ इंग्लैंड में या फ्रांस में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है. शुरू आइडियोलॉजी वहाँ से हुई है बट स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब. And they want them to be together to have some more power and pressure on the other forms of government and ideology. इसीलिए they came together to form second international. ये MCQ में 1 मार्क की आता है, ऐसा कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनता है. Workers in England and Germany began forming organization associations. ये होता है ना वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप स्ट्राइक पे चले जाते हैं, वर्कर यूनियंस एंड ऑल. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. देखते हैं जर्मनी में क्या हुआ. जर्मनी में एसोसिएशंस ऑफ वर्कर्स फॉर्म्ड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. तो जो वर्कर्स थे उन्होंने एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली. यू रिमेंबर अबाउट वीमर रिपब्लिक वी हैव डन इन नाजिज्म. वो रिपब्लिक है बट उनके दुश्मन कौन है? बेस्ड ऑन स्पार्टिकस लीग, कम्युनिस्ट. और वो पार्टी कौन सी है? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, SPD. सी दे वोंट बी गिविंग यू एनी शॉर्ट फॉर्म एंड ऑल. एंड हेल्प्ड टू विन सम पार्लियामेंट सीट्स. Obviously party है तो they will contest the election. 1905 socialist and trade unionist formed a Labour Party in Britain. आज भी है Labour Party. And Socialist Party in France. They have not been in power recently, but Socialist Party France में भी है और Labour Party तो इंग्लैंड में रूल भी कर रही है. 1914 एक बेंचमार्क ईयर माना जाता है पूरे दुनिया के लिए और हर कंट्री के लिए. रीजन है वर्ल्ड वॉर 1. So 1914 socialist never succeeded in forming a government in Europe. मतलब by 1914 कोशिश कर रहे हैं but not able to gain the seats. पर चेंज आएगा. अब हम बात करेंगे जिसकी ये चैप्टर है, रशिया की रेवोल्यूशन शुरू कैसे हुई है. वी हैव ऑलरेडी नोन अबाउट
कि यहाँ पे आइडियोलॉजी क्या है, किस आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट हो रहा है, सोसाइटी कैसी है. लेट्स टॉक अबाउट द मैन हु इज द किंग. ही इज जार निकोलस II. जार CZARTSAR दोनों सही हैं. नाउ जार है क्या? जार इज नथिंग, अ टर्मिनोलॉजी फॉर किंग. हम राजा बोलते हैं, ये बोलते हैं जार. नाउ ही बिलोंग टू अ रोमानोव डायनेस्टी जिसने रशिया को लगभग 300 ईयर्स से रूल किया है. एंड रशिया का जो रिलीजन है ज़्यादातर दे आर क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, बट देन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च भी है. मतलब जो लोग ग्रीक आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, ग्रीक के क्रिश्चियंस हैं, उस आइडियोलॉजी के लोग भी हैं. एक तरीके से इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री. यू विल हैव मुस्लिम्स हियर, यू विल हैव प्रोटेस्टेंट्स, यू विल हैव कैथलिक्स, यू विल हैव बुद्धिस्ट, तो मॉन्क्स वगैरह सब हैं. एंड एज आई सेड, इट्स अ लार्जेस्ट कंट्री टुडे एंड दे हैड अ वेरी बिग empire stretching literally from Finland to Belarus, यूक्रेन तक. ये ईस्ट में है और वेस्ट में तो होल पार्ट ऑफ द रशिया. तो इतना बड़ा एम्पायर को रूल किया जाता है. और कैसे, इनकी पॉलिसीज क्या हैं, हाउ ही एक्चुअली रूल. दिस इज द रशियन एम्पायर. ये मैप बता रहा है कि कितना बड़ा एम्पायर है बाय वर्ल्ड वॉर I. द होल ग्रीन कलर. अब ये आधा है बेटा, आधा वहाँ है स्क्रीन के बाहर. So just look at the map of Russia, you'll understand that whole Russia plus the eastern part. We are more focused on this part because this is what you will not see in current map. And who's the ruler? Nicholas Tsar II. Let's see, 1890 factories started coming up in Russia. Railway network expanded. Railway बढ़ेगा तो फिर you need more coal and other minerals, especially iron and all. Foreign investment started coming up. Richness, market में पैसा आ रहा है. Coal production, iron production doubled or triple, 4 times, because that's the amount of development required in this country. आप डेवलपमेंट कहाँ कर सकते हो? जहाँ आपको स्कोप हो. रशिया इज अ बैकवर्ड कंट्री एज कंपेयर टू द यूरोपियन नेशंस, कंपेयर टू फ्रांस एंड जर्मनी. जो जर्मनी और फ्रांस में हो चुका है, रशिया में होने का नाम भी नहीं लिया है. सो दे आर वन ऑफ द लास्ट कंट्रीज अमंग द ग्रेट, अमंग द बिग कंट्रीज हु बिकेम इंडस्ट्रियल. तो द स्कोप वॉज मोर. सो बाय 1900 फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल नंबर. ये बड़ा अच्छा सा चीज़ है. क्राफ्टमैनशिप जो होती है वो बड़ी पुरानी जो काम है वो, और वर्कर्स जो है वो नए हैं. बट ये कह रहे हैं कि बाय 1900 मतलब 10 साल के अंदर देवर टू मैनी फैक्ट्री वर्कर्स. द नंबर वॉज इंक्रीजिंग 3 folds 4 folds. तो बहुत ज़्यादा वर्कर्स हो गए. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर दी प्राइवेट प्रॉपर्टीज. ऑब्वियस है, राजा ओन नहीं करेगा, तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो प्राइवेट ओनर्स हैं. अगर वो प्राइवेट ओनर्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि हु इज शेयरिंग मोर प्रॉफिट. ओनर्स. वर्कर्स का कंडीशन क्या है? मोर वर्किंग आवर्स, लेस वेजेस एंड अनप्रॉपर, लिटरली पथेटिक वर्किंग कंडीशन. ये रशिया का कंडीशन है उस वक्त का. देयर वर इंस्पेक्टर टू चेक आउट वेदर दीज थिंग्स आर गोइंग बेटर, ओके और नॉट. बट देन ब्राइब इज समथिंग विच इज नॉट न्यू. पहले से ही ये करप्शन जो था हर जगह पे था. तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स जो होते थे वो इन रूल्स को फॉलो किए जा रहे हैं अच्छे तरीके से, वो चेक नहीं कर पाते थे. इन क्राफ्ट यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप्स वर्कर्स यूज्ड टू वर्क ऑलमोस्ट 15 आवर्स विद 10 to 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज. 10 से 12 घंटा काम करना बड़ा कॉमन सी बात थी रशिया में. और अगर स्मॉल यूनिट है तो 15 आवर्स. ये बहुत ज़्यादा है. व्हेन द अमाउंट ऑफ वेजेस यू आर रिसीविंग इट्स too much. Some workers formed association to help their members. ये बहुत अच्छी चीज़ थी, जिसे हम कहते हैं ना सेल्फ हेल्प ग्रुप, किटी पार्टी सॉर्ट ऑफ थिंग. सो दे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड देन दिस ऑर्गेनाइजेशन विल गिव द लोन टू देयर वर्कर्स. ये एक एडिशनल हेल्प थी वर्कर्स के लिए. वर्कर्स डिड यूनाइटेड फॉर स्ट्राइक. ये बहुत कमाल चीज़ है. इस चैप्टर में आप बार बार ये पढ़ोगे, जैसे ही कहीं कुछ हुआ, लेट्स गो ऑन स्ट्राइक, लेट्स गो ऑन स्ट्राइक. एंड इफ इट इज हैपेंड इन विद मी इन वन फैक्ट्री, The other factory was also joined. ये ऐसा है कि अगर किसी क्लास में किसी टीचर ने एक क्लास को बाहर निकाल दिया तो बाकी की सारी क्लासेस बाहर आ जाएंगी. नहीं, हम भी बाहर आएंगे, हम भी स्टूडेंट्स हैं. तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ थी, या फिर ख़राब चीज़ थी अगर आप गवर्नमेंट हैं तो, और या फिर ओनर हैं तो. स्ट्राइक्स वर वेरी कॉमन एंड फ्रीक्वेंट. कंट्री साइड पीसेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, बट दैट लैंड डिड नॉट बिलोंग टू दैम. वो लैंडलॉर्ड्स का ही होता था. नोबिलिटी, द क्राउन एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन दैट लैंड. जैसे कि मैंने कहा, लैंडलॉर्ड्स. नोबिलिटी, द पीपल हु आर क्लोज टू जार. दैट्स द रीजन व्हाई दे गॉट दिस पोजीशन एंड पावर. क्योंकि वो जार के खास हैं, इसलिए ज़्यादा लैंड उनके पास है.
दान करके, जैसे हम करते थे ना, हमारे राजा जागीर गिफ्ट कर देते थे, यहाँ पर भी वैसा सिस्टम था. इफ यू आर वेरी क्लोज टू जार एंड डूइंग फेवर्स फॉर हिम, ही विल डेफिनेटली रिटर्न इट बैक इन सम और द अदर वे. वो ज़्यादातर लैंड ही होता था. पीसेंट ज़्यादा डिवाइडेड होते थे. नाउ बिकॉज पीसेंट वॉन्ट लैंड, they started fighting for them, and by 1902 they started murdering the landlords. This was happening in South Russia. By 1905 almost in every part of the country murders became common. ये murder किसके हैं? Landlords के हैं. कर कौन रहा है? Peasants, क्योंकि they want ownership. अब political parties वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914. मैंने कहा ना ये थ्रेशोल्ड ईयर है बहुत बड़े बड़े चेंजेस के लिए. बट देन पॉलिटिकल पार्टीज आई कब? लेट्स टॉक अबाउट दैट. 1898 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी या रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फॉर्म. ये वो पार्टी है जिसकी आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स के बेसिस पे है. नाउ 1900 में अ सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी केम अप. अब डिफरेंस देखो क्या है. ये कार्ल मार्क्स के फॉलोअर्स हैं और ये जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं, दे वांट अ सोसाइटी वेयर इन द पीसेंट्स आर गिवन मोर इंपॉर्टेंट. सो सोशलिस्ट जो थे वो कंट्री साइड में बहुत एक्टिव हैं, मतलब गांव वाली एरिया में जहां एग्रीकल्चर हो रहा है वहां ज़्यादा एक्टिव हैं. और आप ऐसे याद रखिए, सोशल डेमोक्रेट्स मतलब वर्कर्स पार्टी है पीसेंट्स का. और रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी में वर्कर का नाम आ जाएगा. यहाँ पे वर्कर का नाम नहीं होगा, तो ये वर्कर पार्टी हो जाएगी और ये पीसेंट्स पार्टी हो जाएगी. क्या दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं आइडियोलॉजी में? थोड़े बहुत, बट देन दे आर नॉट रेडी टू सपोर्ट ईच अदर. ये एक डिफरेंस था इनमें. अब उसी बीच में लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, ये जेंटलमैन जो आपने पिछले साइड में भी देखे, ही फेल्ट कि वी नीड टू कम अप विद वन बिग पार्टी वेर इन, बट वी नीड टू बी वेरी सेलेक्टिव. किसी को भी हम मेंबर नहीं बना सकते हैं. तो ही वॉज एक्चुअली रिलक्टेंट टू हैव सोशल डेमोक्रेट्स इन हिज पार्टी. इनकी पार्टी का नाम क्या है? बोल्शेविक पार्टी. रिमेंबर स्पार्टकस लीग, रशियन रेवोल्यूशन का ये वर्ड है बोल्शेविक पार्टी, जो हमने यूज़ किया था नाजिज्म में. तो ऐसे आप थोड़े रिकैप करोगे तो आपके दो चैप्टर्स हो जाएंगे. अब जब लेनिन आए, ही लेड दिस बोल्शेविक ग्रुप, बोल्शेविक पार्टी, बट देन ही सेड आवर पार्टी नीड टू बी डिसिप्लिन्ड एंड सेलेक्टिव. नाउ व्हेन यू हैव कम with one big party, already two parties are there, some change is expected in society. So let's see what were those changes in the next module. By the time, keep smiling and keep revising. Hello students, welcome back to Russia, and we are carrying our chapter on with Russian Revolution. So let's see the next topic, Bloody Sunday. हाँ, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, ब्लडी संडे, बट लॉजिक सी बात है, संडे को कुछ हुआ है, खून खराबा, दैट्स वाई ब्लडी संडे. इट जस्ट लाइक इफ आई से लेट्स गो फॉर अ मूवी एंड वी आर गोइंग फॉर एन एक्शन मूवी, तो आपको पता है ना कि एक्शन होगा, मारधाड़ होगी. एंड इफ आई से लेट्स गो फॉर अ रोमांटिक मूवी, तो हाँ रोमांस होगा, ट्रायंगुलर लव स्टोरी होगी, क्वाड्रेंगुलर होगी, या वट एवर इट इज जो यॉनर है अभी का फिलहाल. सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, ब्लडी संडे. Almost around 1 lakh of workers went on to strike. And why they went on strike? Consider yourself as workers. You know, working hours are long, working conditions are bad, your wages are very less. So what do you want? You want change. You want change in these things. So they went to demand these things from Tsar. And they were led by Father Gapon. He's the gentleman. So when they went to the palace, Winter Palace, Tsar ordered the guard to fire upon these peaceful protesters. Almost around 100 workers killed and 300 wounded. It was Sunday, that's why Bloody Sunday. सिंपल छोटी सी टॉपिक है, 3 मार्क्स के लिए आती है. आपसे एक फैक्ट शेयर करता हूँ. ब्लडी संडे इंग्लैंड में भी हुआ था और वो भी संडे का दिन था और कुछ लोग मरे थे और उसे भी हम ब्लडी संडे कहते हैं. बट हियर इन be very clear, you are in Russian Revolution, they are going to talk about Russia, just to add an fact with you. और हाँ, इंग्लैंड वाले ब्लडी संडे में सिर्फ एक ही जन मरा था, वो भी उसकी गलती से. बट देन यू नो ना, इंग्लिश पीपल दे वांट टू एग्जैचुरेट एवरीथिंग. वो चाहते हैं कि दुनिया में अगर इनके पास ब्लडी संडे तो हमारे पास भी होना चाहिए. एंड दे डिड दैट वे. एंड वी वर कॉलोनाइज्ड बाय देम, सो आई डोंट लाइक. दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस फैक्ट विद यू. कैरी ऑन विद आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो व्हाट इट इज? ओह, एवरीवन नोज अबाउट इट. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. And if you don't know, I'm going to share it with you. So let's talk about these countries. 1914, as I said, a threshold year. Everything changed in the world, in every country because of war. World War. 2 groups.
ये होता है ना, हम स्कूल में ग्रुप बना लेते हैं, ईगल ग्रुप, jungle group, whatever group name you give. So here you have two groups. One is allied power, the other one is central power. Remember, I have discussed this in Nazism. In allies, whatever you have the countries, Britain, France and Russia, and the late entry of USA. So they are the four countries. Allied power remains same in both the wars. When I say both the wars, both world wars. Moving ahead to central power. So Germany, again a common country between the two वर्ल्ड वॉर, पर ये ऑपोजिशन है. तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ओटोमन टर्की. जो अभी टर्की है उसे ओटोमन एम्पायर था उस वक्त, इसीलिए ओटोमन टर्की है. ऑस्ट्रिया हंगेरी जो था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था, तो वो है, और जर्मनी है. तो इन दो ग्रुप्स में वॉर शुरू हुई है. तो फिर हम इसे वर्ल्ड वॉर क्यों कह रहे हैं? सी, these all countries are powerful English industrial nation and most of them have their colonies in Asia and other part of the world, and by force or by any means they brought these countries to the war. So this is the reason why we called it as a first world war. और ये यूरोप में ज़्यादा लड़ा गया, यूरोप के बाहर थोड़ा सा कम, तो उसकी इम्पैक्ट बहुत होनी ही है. तो रशिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ? लेट्स सी थ्री पिक्चर्स ओवर हियर. सो जार निकोलस II, द किंग ऑफ रशिया, वाइफ Tsarina Alexandria, and then this gentleman Rasputin. I have a personal request from you. Please find out more about this gentleman, because in your textbook they have spoken just one line. They have written just one line. But I don't know whether he deserves it or not. But most of the base of the chapter, or the twist, that masala which needed in the change of the Russian fate, is in the hand of this gentleman. And how? प्लीज़ रीड अबाउट इट, क्योंकि अगर मैं उनके बारे में बताऊंगा तो चैप्टर नहीं होगा. सो लेट्स कंटिन्यू. वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर. कैन वॉर बी पॉपुलर? यस. जब आप जीतते हो ना, आपको सब चीज़ अच्छी लगती है. आप किसी को भी मारोगे, उसके नाक से खून आएगा, आप खुश हो, ओ मेरे पंच में तो बहुत पावर है. हाँ, वाइसा वर्सा. अगर आपको नहीं, जब आपको लगने लगे तो आपको बुरा लगता है. रशिया में इट वॉज पॉपुलर बिकॉज दे वर मेकिंग एडवांसेस, दे वर गेनिंग. तो फ्यू इनिशियल विक्ट्रीज बूस्टेड द पावर. एंड स्पेशली दिस जेंटलमैन जार, राजा हूं तो आई फील प्राउड. और सोशल चेंजेस जो होते हैं ना बेटा, वॉर, एक चीज याद रखिए, कीप करंट सिचुएशन ऑल्सो इन माइंड. इफ यू आर इन वॉर ना, यू विल फॉरगेट अबाउट द डिफरेंसेस इन योर कंट्री. अगर मैं इंडिया की बात करूं, एंड टुडे इफ वी गो टू वॉर विद चाइना, हम भूल जाएंगे कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, या कहीं पे गाय कट रही है या कहीं पे पिग कट रहा है. वो जो हमारे छोटे छोटे डिफरेंसेस है ना, दे विल ऑल गो, दे विल वैनिश, बिकॉज then the bigger picture is kept in mind, the victory of a nation, fight for the nation. यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है. So this is a concept. अब देखते हैं ये रिलेशन है क्या. Most of the politics in Tsar or by Tsarina, done by Tsarina, was influenced by Rasputin. इसीलिए उनका इंपॉर्टेंस आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. Eastern Front, which is Russia. Now Western Front, they are talking about France and Germany. So Eastern Front, the war is absolute different, क्योंकि बहुत बड़े मैदान है, ओपन लैंड है, तो वॉर अलग तरीके से होगी. See, in West, armies fought from trenches stretch along the Eastern France. Trenches होते हैं वो जो खड्डे खोद लेते हैं जिसमें बैठ के सोल्जर्स फाइट करें, उन्हें कहते हैं ट्रेंचेस. तो वहाँ वैसी लड़ाई होती थी. पर ईस्ट फ्रंट में ऐसे नहीं है. ईस्ट फ्रंट में यू आर एक्चुअली रनिंग ऑन द ग्राउंड. तो आप थोड़े ओपन हो एनिमी के लिए, टारगेट बनने के लिए. देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटी बाय 1917. अच्छा, 7 मिलियन ओनली इन रशिया. ये बहुत बड़ा नंबर है. सी, व्हेन यू आर हैविंग इनिशियल विक्ट्रीज एंड वी आर इनटू वॉर, ये नंबर बहुत ज़्यादा है एक कंट्री का. अगर पूरे कंट्रीज की बात करें तो बहुत ज़्यादा. अब नुकसान देखिए और कितना होता है. रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स. ये बहुत अजीब सी हरकत है. इट्स लाइक आई डिड इट एट दैट मोमेंट, आई फेल्ट इट वॉज राइट, बट देन आई रियलाइज की कॉन्सिक्वेंसेज आई हैव टू फेस मोर देन माई एनिमी. It was like when the Germans were there and they were entering Eastern Europe or eastern part of Russia, they realized कि अगर ये अंदर आ गए तो हमें नुकसान होगा. तो क्या करें? ये जो खेत है ना, सारे क्रॉप्स जला देते हैं, ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. खाना ही नहीं होगा तो ये खाएंगे क्या? और उतनी दूर से खाना आने तक हम इन्हें मार देंगे. पर आप भूल गए, शायद आप भी वही खाते हो और आपका डायरेक्ट रिलेशन है उस क्रॉप से. तो ये बहुत बड़ा नुकसान अपने हाथों रशियंस ने कर लिया.
अब ये आप बेवकूफ़ाना हरकत कह सकते हैं आज, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट उन्हें लगा कि ये सही है और उन्होंने किया, पर लॉस तो है. डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप एंड बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 million refugees. Now, when you have 3 million refugees, these refugees will go to which part of your country? They will move to your capital city. They will move to your industrial town. Not to actually look for job, but to survive. और सर्वाइवल के लिए आपको जॉब भी चाहिए और आपको घर भी चाहिए. बट इम्पैक्ट इज देयर ऑन इंडस्ट्रीज टू, क्योंकि अब जो इंडस्ट्रीज चल रहे हैं बिटवीन द वॉर, यू कांट हैव ऑल द नॉर्मल इंडस्ट्रीज. द इंडस्ट्री विल बी रिप्लेस्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ द वॉर गुड्स, और वो नंबर भी कम हो जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा. एंड इफ यू वांट टू सीक अ जॉब, आपको क्या करना होगा? ओनली वन प्लेस वेयर यू हैव एम्पल ऑफ वैकेंसीज if you are fit and fine, and that's army. But not everyone want to go and face the bullet. अब और भी बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आए बाय 1916, क्योंकि रेलवे लाइन ब्रेकडाउन. रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, शायद इतना बड़ा है कि आप जानते हो उसमें 11 टाइम जोन्स हैं. इंडिया में एक ही टाइम जोन है. वी आर 7th लार्जेस्ट कंट्री. इंडिया के 7 टाइम्स इज रशिया. आप सोच लीजिए क्या साइज है. तो उस कंट्री में इफ यू ब्रेक डाउन, जो लाइफ लाइन होता है वो रेलवे, तो आप बहुत ज्यादा सफर करोगे. नाउ दिस इज स्पेशली फॉर द कॉमन पीपल. स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल गुड्स वर शट डाउन. वॉर है बॉस, आप एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते हो बिकॉज यू हैव प्लेन्स फ्लाइंग ओवर एंड शेलिंग द बॉम्ब्स ऑन यू. तो यू कांट जस्ट से टाइम प्लेस आई वांट टू डू एग्रीकल्चर, आई वांट टू ग्रो क्रॉप. नहीं कर सकते हो. सेम वे जो छोटे वर्कशॉप्स हैं एंड ऑल, दे शट डाउन बिकॉज यू डोंट हैव रॉ मटेरियल. इन सब का असर हो किस पे रहा है? हम पे, कॉमन पीपल पे. नाउ यू डोंट हैव ब्रेड, नाउ यू डोंट हैव एसेंशियल थिंग्स, सो व्हाट विल हैपन? राइट्स अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली इन द मेजर टाउन्स एंड सिटीज. अभी तो शुरुआत है. लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. फॉर दैट वेट. बाय द टाइम कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्माइलिंग. थैंक यू.